प्राचीन भारत का इतिहास में आज स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का विस्तार, मौर्य साम्राज्य के प्रत्येक शासक पर चर्चा करेंगे और सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, अभिलेख जो अशोक के हैं, मौर्यकालीन जो वास्तुकला है उसके बारे में, और धम्म जो अशोक ने अभी बाद में धम्म व्यवस्था को अपनाया। प्रत्येक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो है बहुत एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में लगभग एक दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। मौर्य साम्राज्य नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी कि मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें निम्न स्रोतों से मिलती है: साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जो अर्थशास्त्र है चाणक्य का, इंडिका है, मुद्रा राक्षस है, और जैन और बौद्ध ग्रंथ है। अशोक के अभिलेख हैं पुरातात्विक स्रोतों में, जूनागढ़ अभिलेख है, और रुद्र दामन का जो अभिलेख है, रुद्र दामन का अभिलेख, जूनागढ़ जो अभिलेख है, ये मौर्य साम्राज्य के साक्ष्य के रूप में जानकारी देते हैं। मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार देखते हैं, कहाँ पर विस्तार था मौर्य साम्राज्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और एक विस्तृत राज्य की स्थापना की। उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल, मैसूर तक, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लगभग पूरा जो ये चित्र में दिखाया गया है, लगभग पूरा मौर्य साम्राज्य था, दिखाया गया है पूरा मौर्य साम्राज्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के जो शासक जो रहे, चंद्रगुप्त मौर्य रहा प्रथम, जो जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार, फिर अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, सतधनवन और वृहदत्त। जो 10वां राजा था वृहदत्त था, इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करता है। यह अंतिम शासक था। स्टार्ट करते चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक थे। 322 ईस्वी पूर्व नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित करके ये मगध के राजा बने। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया, और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहते हैं। यानी चाणक्य के और नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। यूनानी लेखकों में द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए नाम है प्लूटार्क, एड्रोकोटस, जस्टिन, सेंड्रोकोटस। ये चंद्रगुप्त के नाम दिए गए यूनानियों के लेखकों के द्वारा। 1773 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम ये बताया कि ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। इन नामों को 1793 में विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम इनको बताया कि ये चंद्रगुप्त के ही नाम हैं। ये चंद्रगुप्त जो हाथी पे दिखाया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, इधर सिकंदर थल सेनापति सेलुकस निकेटर था। सिकंदर थल सेनापति सेलुकस निकेटर था। जल सेनापति नियार्कस था, जो दिखाया गया है इसमें सिकंदर। 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर सेलुकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर किया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। उसकी पुत्री यानी कि हेलेना से विवाह कर लिया। सेलुकस जो निकेटर था, ये सिकंदर थल सेना का सेनापति था, जो सिकंदर वापस जब गया था इसको वहाँ पर छोड़ कर गया था, तो उससे उसने आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया था।
तब उसकी पुत्री जो थी हेलेना, उससे विवाह कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेलुकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेलुकस निकेटर को भेंट कर दिए। सेलुकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी मेगस्थनीज ने, इंडिका नामक पुस्तक, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है हमें। जैन गुरु भद्रबाहुन से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 298 ईस्वी पूर्व में संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। यानी कि 298 में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए कर्नाटक जाके श्रवणबेलगोला में। तब उसका पुत्र गद्दी पर बैठा बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। उसकी माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया नरेश से अंजीर, मीठी शराब, यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने 2 वस्तुएं, मीठी शराब और अंजीर तो भेजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अशोक ने बड़े ही क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। तो बिंदुसार का देहांत हो गया। उसके बाद उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। तो स्टार्ट करते हैं। अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 यानी 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 269 ईस्वी पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग को जीत लिया। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। यानी कि इतना भीषण नरसंहार किया कि उसको जब एक बौद्ध भिक्षु जो उपगुप्त था, उन्होंने उसको बारे में बताया, तो उस अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने ही दी थी। यानी कि बौद्ध शिक्षा जो दी थी अशोक को उपगुप्त ने नामक जो बौद्ध भिक्षु था, उनके द्वारा उनको दीक्षा दी गई। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी बौद्ध धर्म को राज्य के धर्म घोषित नहीं किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये शिलालेख है जिस पर चित्रांकन किया है, यानी लिखी। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ये अभिलेख है, इनमें अशोक के लिखे गए संदेशों का वर्णन किया गया है इन अभिलेखों में। अशोक के अभिलेखों की भाषा जो प्राकृतिक जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। ब्रह्मलिपि, ये अभिलेख भारत में मिलते हैं। खरष्ट लिपि, ये पाकिस्तान से मिले हैं। अरमाइक लिपि, ये अफगानिस्तान से मिले हैं। ग्रीक लिपि, ये अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा
से मिलते हैं, यानी कि 4 लिपियों में लिखे गए हैं। जो ब्रह्म लिपि है वो भारत में मिलते हैं। ब्रह्म लिपि से जो लिखे हुए लेख है, अभिलेख जो है भारत में मिलते हैं। खरष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने को मिली है। सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था इन अभिलेखों को। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रसन्न नाम लिखा है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की, नेदर तथा उदगोलान अभिलेखों में अशोक नाम स्पष्ट नाम लिखा हुआ है। ये जो अभिलेख आपको दिखाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक के मास्की, नेदर, उदगोलान अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है। राजस्थान के बाबरू अभिलेख में अशोक के खुद को मगध का सम्राट बताया है। एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक की धम्म यात्रा। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति आदर रखें, सेवकों के प्रति उदार रहें, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। ये अशोक ने अपने धम्म नियमों में संहिताबद्ध किया है। अशोक के चतुर्दश अभिलेख, यानी कि अभिलेख है अशोक के। प्रथम अभिलेख शिलालेख जो है, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई है। प्रथम अभिलेख में अहिंसा पर बल दिया गया है, यानी कि हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसक रहेंगे। पशु बलि की निंदा की गई है, पशु की बलि नहीं दी जाएगी। द्वितीय शिलालेख में मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा की भी चर्चा है। तृतीय अभिलेख में इसमें अशोक ने 3 अधिकारी राजुक, युक्तक और प्रदेशक का चर्चा किया है, जो धम्म के प्रचार के लिए थे, यानी कि धम्म के प्रचार करेंगे। चतुर्थ शिलालेख में युद्ध के स्थान पर धम्मघोष, भैरी घोष के स्थान पर धम्मघोष नीति का चर्चा की है, यानी कि युद्ध की जगह बौद्ध नीति को अपनाया जाए। पांचवा शिलालेख, इसमें धम्म महामात्र का नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। छठा शिलालेख जो है, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है, यानी कि छठा शिलालेख जो है, इसमें कहा गया है कि मेरा जो प्रत्येक अधिकारी जन कल्याण यानी जनता के कल्याण के लिए अगर उसको जब चाहे जरूरत पड़े जब वो मेरे से मिल सकता है। छठे शिलालेख में लिखा है। सातवां शिलालेख, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। आठवां शिलालेख, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है, जो इसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष से प्रारंभ होती है। राज्याभिषेक के 10 वर्ष गया में, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी में। इस तरह उसकी यात्राओं का वर्णन किया गया है। नवा शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट शिष्टाचारों का वर्णन है। 10वां शिलालेख जो है, राजा व अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां जो अभिलेख है, स्त्रियों के स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रक नामक अधिकारी की चर्चा है, यानी कि एक अधिकारी होगा, उसके बारे में कहा गया 12वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है, कलिंग युद्ध जो हुआ उसकी चर्चा की गई 13वें शिलालेख में। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है।
प्रमुख जो अध्यक्ष रहे, शुल्क अध्यक्ष जो था व्यापार से प्राप्त कर यानी कि चुंगी कर एकत्रित करना, ये शुल्क अध्यक्ष का काम था। पोतवाध्यक्ष माप तोल के मापन मान को नियंत्रित करने वाला। सूत्राध्यक्ष वस्त्रोद्योग मंत्री। सूना अध्यक्ष बूचड़खाने या चर्म उद्योग का अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष टकसाल का जो अध्यक्ष था। अश्वाध्यक्ष घोड़ों की देखभाल करने वाला। हस्ताध्यक्ष हाथियों की देखभाल करने वाला। आकाराध्यक्ष खान मंत्री। और सीताध्यक्ष कृषि विभाग का। ये अधिकारी थे जो अध्यक्ष पद पे कार्य करते थे, जो उसमें प्राचीन काल में इनका नाम ये था। आज इनको ये अधिकारी ये इनको काम दिए गए थे, विभाग समर्पित किए गए थे इनको। कृषि विभाग जैसे सीताध्यक्ष का जो अध्यक्ष होता था, कृषि विभाग का जो अध्यक्ष सीताध्यक्ष कहलाता था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वरोही यानी घोड़ों पर घोड़सवारी, 9,000 गज सेना यानी कि 9,000 सेना जो हाथी उप सेना, 8,000 रथ सेना, 8,000 जो व्यक्ति रहते थे वो रथ सेना थी। मेगस्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए अलग अलग विभाग था। इस विभाग में 30 सदस्य थे। उच्च अधिकारियों को महामात्र कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार का युद्ध करना चाहिए: प्रकाश युद्ध, आमने सामने का युद्ध, कूट युद्ध, चालाकी अथवा छलबाजी में युद्ध, तूषणी युद्ध, अप्रत्यक्ष युद्ध, शत्रु राज्य से गृह युद्ध छिड़वा देना। यानी कौटिल्य के अनुसार 3 युद्ध का विवरण दिया गया है। यानी आमने सामने युद्ध करें, चालाकबाजी छल कपट से युद्ध करें, और एक अप्रत्यक्ष किसी दूसरे राज्य में गृह युद्ध करवा दें जिससे एक जनता विद्रोह कर दे। सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मेगस्थनीज ने चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया था, किंतु उसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। दार्शनिक, इसके अंतर्गत पुजारी, भिक्षु तथा विद्वान आदि आते थे। कृषक, मेगस्थनीज ने 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सर्वाधिक बताया है। पशुपालक, ये पशुपालन का कार्य करते थे। व्यापारी, शिल्पी, ये अधिकांशतः नगरों में निवास करते थे। सैनिक जो थे, समाज में किसानों के बाद सैनिक सर्वाधिक संख्या में थे। निरीक्षक, ये समाज व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। मंत्री, जो समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग आता था। मौर्य काल में लकड़ी के भवन यानी कि जो स्थापत्य कला देखते हैं मौर्य काल लकड़ी के भवन हुआ करते थे जो वर्तमान में पटना से मिले हैं। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया, जो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा है, जो अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो आज का मौर्य साम्राज्य का बेसिक जो एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम के पर्पस से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एवं प्रत्येक सूचनाओं का विश्लेषण किया गया। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद जो अन्य साम्राज्य यानी कि स्थानीय स्तर पर छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ और विदेशी आक्रमण, इनको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।